हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें आगे पढ़ना है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो जिसमें अपलोड किया उसमें आपने ग्रेविटेशन का इंट्रो लिया था। नाउ अब हम उसे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि नए कॉन्सेप्ट में किस तरीके से ग्रेविटेशन जो है वो वर्क करता है। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज मास। तो फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस द टर्म मास। नाउ व्हाट इज मास? एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ ऑब्जेक्ट या बॉडी, या मैं इसको सिंपल लिख दूँ तो एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। ठीक है। मास को जनरली एक और नाम दिया जाता है, दैट इज सिंपली इट इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास को हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इनर्शिया टर्म पहले सुन चुके होंगे उम्मीद है, नहीं है तो मैं एक छोटे से टर्म बताता हूँ। इनर्शिया इज जस्ट इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। कोई भी बॉडी अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, जिसे क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक ट्रक लूँ और एक कार लूँ, तो मुझे पता है दोनों में से मुझे सबसे ज़्यादा फोर्स ट्रक में लगाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ट्रक का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कार, सो इट हैव मोर इनर्शिया। तो मास एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया। ठीक है। ये हो गया हमारा मास का कॉन्सेप्ट। नाउ सेकेंड इसके साथ में कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप जनरली बहुत कंफ्यूजन रहती है, दैट इज वेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास क्या होता है, वेट क्या होता है? तो वेट का मतलब होता है इट इज जस्ट अ फोर्स। एक फोर्स होता है, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसे। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? वेट कहा जाता है। ठीक है। इट इज सिंपली गिवन बाय द रिलेशन W is equals to, if you are measuring weight, then you are measuring just m into g. W is equals to mg। और ये रिलेशन कहाँ से आता है? पाए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये यहाँ से लिया गया। ठीक है। ना यहाँ पर g क्या है? g इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं g। नाउ जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी हर प्लेनेट का क्या सेम होता है या अलग अलग होता है? यस, हर प्लेनेट का जी अलग अलग होता है। जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो मैं अभी यहाँ पर आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। सपोज एक बॉडी है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक मेरी बहुत क्यूट सी अर्थ बनाऊँगा। ठीक है। सपोज जी, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस पर जो ग्रेविटी है वो कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। ठीक है। और कोई बच्चा बोलता नहीं सर, अभी तो हमने पढ़ा था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उन पे क्या लगता है? ग्रेविटेशन वाला जो फोर्स है वो लगता है। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लगता है। तो आपने कहा ठीक है सर, तो उसके अकॉर्डिंगली निकाल दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा वो कितना होगा? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर उनके बीच का डिस्टेंस है। तो हम अभी यहाँ पर ये कंसीडर करके चलेंगे, जो हमारी बॉडी है ना वो जस्ट अर्थ के सरफेस पे है, बिल्कुल यहाँ, सो दैट कि जो इसका डिस्टेंस है उसे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी मिले। और ये हमारी अर्थ का हो गया रेडियस। ठीक है। बड़ा सुंदर सा रेडियस बना रहा हूँ मैं। ये रेडियस है इसका आर। ठीक है। ना अब अगर मैं इसी को लिखने जाऊँ तो इस फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? F इज इक्वल्स टू जी। m1 को लिख देते सपोज मास ऑफ अर्थ, दैट इज कैपिटल M। बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास हो गया स्मॉल m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया दैट इज कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है। सिंपल है। ना मैं इसी फोर्स को बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख सकता हूँ m इंटू में g, जो कि मैंने कहा कि वेट होगा। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूँ, इक्वेट कर दूँ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी? m विल कैंसिल आउट, सो g विल बिकम कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
नाउ यहाँ पर कैपिटल जी इज कॉन्स्टेंट, बट वी नो एम, एम इज मास ऑफ अर्थ इन दिस केस, बट मैं इसको ले सकता हूँ मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, या फिर सैटेलाइट, जिसमें भी आप जा रहे हो, जिसका भी आप मास, जिसमें भी आप ग्रेविटी उसकी मेजर करना चाहते हो, जिस भी प्लैनेट की और सैटेलाइट की। एंड आर जब हम कंसिडर करते हैं तो हम ये मान लेंगे इज रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट और सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई किसकी, जी की। अलग अलग जो आपके पास सेलेस्टियल बॉडी होती है उन सब की जो मास होता है, रेडियस होती है, वो अलग अलग होती है, दैट्स वाई ग्रेविटी अलग अलग मिलती है। जैसे कि आप मून का देख लो, मून में ग्रेविटी काफ़ी कम है, वाई, उसका मास अर्थ से कम है, ठीक है। अब सन में ग्रेविटी देखो सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ये ग्रेविटेशन से ही तो हमने देखा था, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, जो कि मैंने अभी लिख रखा है आपके सामने। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उन दोनों के मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास जितना ज़्यादा उनके बीच में फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी, ठीक है। यहाँ से हमारी जी की वैल्यू निकलती है, और अर्थ की अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें जो हमारी जी की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the real concept for weight. Now weight will be W is equals to m इंटू में जी, आपका जो भी मास होता है उसको जस्ट ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेट होगा। अब मैं यहाँ पर इसमें एक डिफरेंस लिखना स्टार्ट करूँ तो मास जो होता है, मास इज कांस्टेंट। आप चाहे कहीं पर भी जाओ पूरे यूनिवर्स में, आपका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मास जो होता है उसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, मास इज जस्ट मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो आप लिख सकते हो अगर इनका डिफरेंस कोई आपसे पूछता है, ठीक है। वेट में लिख दोगे, वेट वेरी करता है, ये प्लेनेट पे सैटेलाइट, जो आपका सैटेलाइट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ पे देखो, अर्थ जो है हमारी प्रॉपर स्फेरिकल शेप की नहीं है, ओवल है, ओवल भी नहीं बोल सकते उसे हम, एक्चुअली अनइवन सरफेस होता है अर्थ का, बट आपके समझने लायक हम सोचते हैं, कंसिडरेशन करते हैं सो दैट कि समझना आपको आसान हो कि अर्थ जो है ओवल है। अब पोल्स और जो इक्वेटर्स है उस पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ सपोज एक टाइम के लिए इसको ओवल बना दूँ, तो यहाँ से एक तो ये खींचेगा, ये होगा मेजर एक्सिस और ये होगा माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आपका माइनर एक्सिस है, यहाँ पर आपके बनेंगे पोल्स, ठीक है। ये आपके बनेंगे इक्वेटोरियल लाइंस बनेंगी, ठीक। ये होगी पोल वाली, ये वाली जो मैंने आपको यहाँ पर डार्क कर देता हूँ थोड़ी सी, और ये होगी आपकी इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइंस पे जो आपकी ग्रेविटी होती है वो कम होती है, और पोल पे ज़्यादा होती है, सेंटर से वेरिएशन आती है। ये हालांकि आपके सिलेबस से ऊपर हो जाता है, पर एक थोड़ा सा जनरल आइडिया दिया मैंने कि वेट जो है वो वेरी करता रहता है विद इन, इवन इन द अर्थ। और अगर आप किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में जाते हो तो उसमें भी ऐसा होता है कि अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग मिलता है, पर हमारे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो, हम ये बोल के चलते हैं कि ठीक है इट्स ओके, हम इसको सेम मानेंगे, ठीक है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट। अब इसी में एक छोटा सा रिलेशन आता है किसका, ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ मून। अब एक्चुअली क्या है, अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने गए कहाँ पर, मून पे, तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप निकालते हो फोर्स कहाँ पर, मून पे, तो वैल्यू क्या लिखोगे, मेमो लिख देता हूँ उसे, जी मास ऑफ मून, एंड यहाँ लिखोगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो चल ही रहा था, अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। और हमने ये देखा है कि जो वहाँ पर ग्रेविटी आती है, कहाँ पर आती है, जो आपके मून पर आती है, दैट इज सम हाउ उसमें जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, जी की वैल्यू जो ग्रेविटी अर्थ पे होती है वो कितनी होती है, 9.8। मून पे जो ग्रेविटी आती है दैट विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। चाहो तो इस रिलेशन को निकाल भी सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं जस्ट आपके सामने टर्म कॉइन की है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं शायद कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी अर्थ के लिए लिखा था, ऐसे मून के लिए लिखा है, इनको आप डिवाइड कर दो, इनसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप लाइफ में ज़्यादातर नोटिस करते हो। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके लाइफ में होने वाली चीज़ों पे ही बेस्ड है इसके सारे टॉपिक्स। दैट इज बियोंसी और प्रेशर। पहले हम प्रेशर पढ़ेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। जहाँ फोर्स है वहाँ पर प्रेशर है, जहाँ फोर्स नहीं वहाँ पर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। फिर एक छोटी सी टर्म और आती है, थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 8 में भी शायद आप पढ़ के आए हो। नाउ जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो क्या है? दैट इज बियोंसी। अभी बियोंसी क्या होता है भाई? स्विमिंग पूल में सब तैरे हैं, नहीं तैरे तो भाई अपने टब बाल्टी में तैरे, और नहीं तैरे तो भाई ऐसा करो आज टब में बैठ जाना। ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पर एक छोटी सी बकेट है। ठीक। मेरी बकेट बहुत सुंदर है, इसको कृपया नज़र ना लगाइए। ठीक है। और इस बकेट में पानी भरा हुआ है। अब मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट अभी गायब हो गया था, पता नहीं कौन चुरा ले गया था। अब यही ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था? बाहर। सपोज बाहर ये आयरन से बना हुआ है। सपोज इसका जो वेट है बाहर है 1 kg। और मैं इसके अंदर देखूंगा तो मुझे कैसा फील होगा? हल्का सा लाइटर फील होने लग जाएगा। होता है नहीं होता? पानी में कोई भी चीज़ आपको कैसी फील होती है? हल्की फील होती है। उसका रीज़न क्या होता है? ब्योंसी। इसका मेन वजह क्या है? एक्चुअली जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उस पर क्या लगता है? नेट अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है। इस नेट अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। ना बियॉन्ड फोर्स जब ऊपर लगेगा तो आप पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अरे सर ये क्या कह रहे हो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भाई देखो, ये मैंने बनाया एक सरफेस, ये लिया आपने ऑब्जेक्ट। आपका वेट एक फोर्स है जो कि सपोज लग रहा है नीचे। सपोज मैं इसे बोलता हूँ F1। अब आप जैसे ही आपने लिक्विड पे रखे वो ऑब्जेक्ट तो उस पर ऊपर फोर्स लगेगा। सपोज उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F2। तो आप पे नेट फोर्स कितना लग गया? सपोज डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो F1 माइनस F2। और यानी आपको वेट भी पहले से क्या फील होगा? कम। वेट एक फोर्स है ना। अगर आप अपनी तरफ कुछ खींच रहे हो, ठीक है, और अगर आपके अपोजिट साइड में कोई खींचने लग जाए तो आपको पहले के मुकाबले फोर्स जो है वो ऐसा लगेगा कि उस बॉडी पे कम फोर्स लग रहा है, या आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? भाई आप बैठे हुए हो, आपका वेट नीचे काम कर रहा है, पर जैसे ही आप पानी के अंदर गए तो एक फोर्स लगने लग गया। ये आपका जो दिख नहीं रहा, ठीक है, जो कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक। वो अपवर्ड फोर्स की वजह से आपका डाउनवर्ड फोर्स के अपोजिट में काम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए आपको पहले के मुकाबले अपना वेट जो है कम फील होता है। इस फिनोमिना को हम बियोंसी बोलते हैं, और जो फोर्स लगता है उसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। इसके बेसिस पे हमारी एक टर्म बनी, दैट इज सिंपली नोन एज, जिसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। क्या बना हमारा? लॉज ऑफ फ्लोटेशन। जो कि क्या कहता है आपसे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी, कौन सी बॉडी सिंक करेगी। अब ये क्या सिस्टम भाई? देखो सिंपल है, सिस्टम तो अपना ही है। और सिस्टम क्या कहता है? सिंपल क्या? लॉज ऑफ फ्लोटेशन। जो कि सिंपली क्या बोलता है? फर्स्ट, अगर कोई भी बॉडी, सपोज मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सुंदर सा, इसका वेट है W, और ये सपोज एक गहरे समुंदर में रखी हुई है, और ये जो वाटर जो यहाँ पर आपको आसपास सुंदर सा दिख रहा है, ये जो वाटर डिस्प्लेस करती है, आपने जैसे पानी में रखा ये वाटर डिस्प्लेस करेगी। सपोज जो ये वाटर डिस्प्लेस करती है वो है W डैश। ठीक है, सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेट से ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है। मैं यहाँ पर इनको बता देता हूँ। W इज वेट ऑफ
ऑब्जेक्ट, W dash is weight of liquid displaced by the ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ इसको समझते हैं फिर से। अगर कोई भी बॉडी अपने वेट से ज़्यादा डिस्प्लेस कर देती है वाटर को, ठीक है, या जिस भी लिक्विड में, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। सेकंड, अगर कोई भी बॉडी अपने वेट से कम वाटर डिस्प्लेस करती है तो क्या करेगी, सिंक करेगी। एंड थर्ड, अगर कोई भी बॉडी अपने वेट के जितना ही लिक्विड डिस्प्लेस करती है तो वो क्या करती है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल सिंकिंग और फ्लोटिंग। पार्शियल सिंकिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जैसे मान लो आपने अपने घर में मग्गा देखा होगा, है ना, मग्गा नहीं समझते हो, जिससे मतलब कि हम जो कप एक प्लास्टिक का मग यूज़ करते हैं नहाने के लिए, अगर आप उसको नॉर्मली बिना पानी के उसको आप उसके ऊपर रख दो वाटर के ऊपर तो वो अपने आप नॉर्मली फ्लोट करता रहेगा, सिंपल है। बट जैसे ही आप उसमें पानी भर देते हो तो वो नीचे नहीं बैठता, वो जस्ट पानी के फर्स्ट लेयर के जस्ट नीचे रहेगा। ठीक है, यूँ नहीं है कि बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा, ऊपर ही रहेगा, बट उसकी पूरी पूरी बॉडी जो इमर्स रहेगी वाटर में। दैट इज सिंपली, इसको हम पार्शियल सिंकिंग और पार्शियल फ्लोटिंग करते हैं, जिसमें ना बॉडी फ्लोट करती ना बॉडी सिंक करती है, जस्ट बिल्कुल जस्ट लेयर से नीचे रहती है। ठीक है, अब अगर आपको पानी को डिस्प्लेस करना है तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा होगा जो शिप होते हैं, उन शिप में आपने क्या देखा है कि उनका जो सरफेस है वो वी शेप का बनाया जाता है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड को डिस्प्लेस करें। ठीक है, या फिर आपको ही अगर सपोज मैंने कहा कि भाई आपको तैरना है तो फॉर स्विमिंग यू हैव टू यूज़ योर लेग्स एंड हैंड्स, हाउ सिंपली, या फिर आपको अपनी बॉडी को मूव कराना पड़ेगा। मूव कराने से होगा क्या, अगर आप मूव कराओगे अपनी बॉडी को तो जो भी लिक्विड वहाँ पर है, मूव कराओगे तो ये लिक्विड यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर आप अपने वेट से ज़्यादा मूव करा पाए तो आपकी बॉडी क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी, सिंपल। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुयांसी एंड लॉज ऑफ फ्लोटेशन।